फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि बड़ी खुश नसीब है वो कि किसी न किसी रूप से एनसीईआरटी के बैच में जुड़े हुए हैं। आप आज लिए हैं एडमिशन, आपको तो जानते हैं, लगते हैं कहीं देखे हमको क्लास आते हैं। चलिए धन्यवाद कि आपकी इच्छा हुई कि एनसीईआरटी पर है हम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग चलते हैं पिछले क्लास, अर्थात कल हमने एनसीईआरटी क्या है वो समाप्त करके निर्णय ले चुके थे कि पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे। पॉलिटिकल साइंस पर थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई थी, पॉलिटिकल साइंस पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। और हम लोग जो लास्ट पॉलिटिकल साइंस में देखे थे वो यहां पर ये देखे थे कि राजनीति शास्त्र क्या है। इसको बताने से पहले हमने उन शब्द पर गया था ये कि कहां से कौन आया, क्या आया, नहीं आया। फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हमने बताया था कि ये राजनीति जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये हिंदी में राजनीति, ये राजनीति का इंग्लिश होता है पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स अंग्रेजी शब्द है। और ये पॉलिटिक्स जो अंग्रेजी शब्द है, ये पॉलिटिक्स शब्द बना है पॉलिस से। ये जड़ यही है, यहीं से जड़ हुआ है। पॉलिस ग्रीक या यूनानी शब्द है, और इस पॉलिस का अर्थ होता है कहां, यूनान में। क्या अर्थ होता है? नगर राज होता है। इतना चीज मैंने कल शुरू करवाया था, आप तो आज ही आए हैं, इसलिए इसको तुरंत नोट कर लीजिए आप बोर्ड पर जो है। बाद बाकी हम बता देंगे कि पीछे वाला कैसे होगा, ज्यादा नहीं छूटा हुआ है, आपको थोड़ा छूटा हुआ है। हाँ, गुड आफ्टरनून शिवानी, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संजना कुमारी, गुड आफ्टरनून सुजीत कुमार, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तो मेडियर ये सिर्फ मैंने सिर्फ शब्द जो राजनीति था उसका, उस शब्द कहां से आया, तो वो देखे कि इस शब्द का 3 पीढ़ी हो गया। एक तो यूनानी पहला पीढ़ी हो गया, ये यूनानी इसका पहला पीढ़ी, दूसरा कौन, अंग्रेजी, और तीसरा में हिंदी। ये 3 पीढ़ी का ये नाम है कौन, हिंदी। और अब मैं थोड़ा सा हिंदी पर भी जाता हूं। ये शब्द जो आप देख रहे हैं ये भी 2 शब्द के मेल से बना है, राज और एक नीति है। दिखाएंगे भी हम। यहां पर राज्य का तात्पर्य है शासन व्यवस्था से। यहां पर जो राज्य है इसका क्या अर्थ है मेडियर, शासन से, शासन से। और नीति का मतलब होता है कि निश्चित समय या उचित समय में उचित काम करने से, उचित डिसीजन लेने से। मान लीजिए कि अभी कोई हादसा हो जाए तो उस हादसा से बचने के लिए जो आपने डिसीजन लेते हैं कि छत पर से कूदना चाहिए कि सीढ़ी पर से जाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, तो जो आपके डिसीजन होता है वही नीति कहलाती है। तो नीति का तात्पर्य होता है कि उचित समय में उचित जो आप डिसीजन लेते हैं, उचित जो काम करते हैं, उचित जो निर्णय लेते हैं, वो आपका क्या कहलाते हैं, नीति कहलाती है। हर देश की, हर राज्य की, हर व्यक्ति की क्या होती है, अपनी अपनी नीतियां होती है। तो इसका मतलब हुआ, इस नीति का तात्पर्य होगा कि उचित समय में किए गए कार्य, अर्थात शासन के लिए उचित समय में किए गए कार्य राजनीति कहलाता है। शब्द, इस शब्द हिंदी के शब्द के अनुसार से वैसे ही बता रहे थे हम, कोई खास नहीं होता। नीति के मतलब कि उचित समय में लिए गए डिसीजन, किए गए काम को नीति कहते हैं। तो ये राजनीति का समान अर्थ एक हिंदी के तरह से और एक अंग्रेज, इसका मूल स्थान की तरह से, दोनों तरह से ये हो गया, यहीं पर आ गया। ये शासन से संबंधित गतिविधि का अध्ययन कराते हैं कौन, पॉलिटिकल साइंस कराते हैं। अब थोड़ा सा इसके हम आगे बढ़ते हैं और इसके परिभाषा पर हम जाते हैं। क्या है तो ये है ना, तो क्या है अब उस पर जाते हैं, अर्थात परिभाषा पर जाते हैं। अरे देखो मजा से परिभाषा इसका बनाते हैं हम। परिभाषा हमने जब इतना चीज जान गए हैं, इसका परिभाषा क्या बनाएंगे, देखिए कितना मजा से बनाते हैं कि 2 तरह से। एक तो सिंपल परिभाषा दे सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ये तो हुआ कि सिंपल राजनीतिक जान गए हैं। तब अगर हमने राजनीतिक को भी स्पष्ट करेंगे तो हम इसका दूसरा परिभाषा देंगे, लेकिन सबसे पहले आपने यही लिख लीजिए जो मैंने अभी बोला, उसके बाद फिर दूसरा परिभाषा देंगे। लिखिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जो राजनीति
गतिविधियों अध्ययन कराती है उसे पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है या राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। एक और छोटा सा, ये तो छोटा हुआ, एक और दूसरा भी एक लिखाते हैं दूसरे शब्द में वैसी विषय जिसके अंतर्गत नगर राज की स्थापना शासन, नगर राज की स्थापना शासन, प्रशासन तथा विकास से संबंधित वैसी विषय जिसके अंतर्गत नगर राज की स्थापना, शासन, प्रशासन तथा विकास से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन होता है उसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। वर्तमान समय की गतिविधि को देखकर हम ये कह सकते हैं सिंपल में, छोटा में, कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत सत्ता प्राप्त करने एवं सत्ता को बनाए रखने से संबंधित बात का अध्ययन होता है। बस इतना ही चीज होता है कि सत्ता कैसे प्राप्त करेंगे और सत्ता को कैसे बनाए रखेंगे, इसी चीज का आज हो रहा है। तो चलिए, वो तो व्यवहारिक में है, लेकिन किताबी बातें यही है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में परिभाषा को मोटा मोटी आपने देख लिए, जिसका राजनीति विज्ञान का। अब हम एक छोटा सा चीज को आपको याद दिलाते हैं, बस 1 मिनट टाइम हम बर्बाद करेंगे आपसे। हमने यहाँ पर आपको बताए थे ये 4 नाम है कि राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, नागरिक जीवन। हमने चारों जो नाम बताए थे, हम यही बताए थे कि चारों का लगभग उद्देश्य एक ही है कि राजनीतिक गतिविधि अर्थात शासन से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसका मुख्य रूप से ये अध्ययन कराते हैं। लेकिन इसमें सैद्धांतिक बातें होती हैं, अर्थात सैद्धांतिक का मतलब कि उसमें नियम, कानून, थॉट इत्यादि ज्यादा रहता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, तो व्यवहारिक चीज का ज्यादा अध्ययन होता है। अर्थात हम लोग जो समान रूप से कोई काम करते हैं उसमें जो उपयोग होता है उसी को कहते हैं व्यवहारिक। तो इसमें व्यवहारिक का अधिक जोर दिया जाता है। तो इसका इंग्लिश में बताया कि इन दोनों विषय का इंग्लिश होता है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन इसका क्या होता है, सिविक्स। तो आपने पॉलिटिकल जो साइंस है इसको इंग्लिश में इसका जन्म स्थान समझ गए थे कहाँ है, और आपको लगता होगा कि ये वही है वही, लेकिन इस शब्द का जन्म अलग है, इसके पर्यायवाची है एक तरह से। तो देखते हैं कि ये कहाँ से आया है, कौन, सिविक्स कहाँ से आया है, नागरिक शास्त्र कहाँ से आया है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि 6 क्लास से हम पढ़ा रहे हैं, तो 6 क्लास में नागरिक शास्त्र भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। पॉलिटिकल साइंस उच्च क्लास का है, मैंने बताया था कि उसके पढ़ा हो तो उच्च क्लास की जो बुक है उस पर लिखा है पॉलिटिकल साइंस। लेकिन जो छोटे क्लास के हैं उसमें क्या लिखा है, नागरिक शास्त्र, नागरिक जीवन लिखे हैं। उसका भी मीनिंग तो जानना जरूरी चीज है। तो हम चलते हैं आपको किस पॉइंट को लेकर। अब हम आपको लेकर चलते हैं नागरिक शास्त्र। नोट में या ऊपर में लिख लीजिए नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। मैं इस पर बस थोड़ा सा बोलूंगा। तो माय डियर, ये शब्द कौन शब्द है, समझते भी चलिए, अगर संभव हो तो लिखते भी चलिएगा। ये शब्द जो आप देख रहे हैं ये है आपको हिंदी, नहीं, ये हिंदी शब्द है।
और आप इसका अंग्रेजी जानते होंगे आप, क्या होता है इसका अंग्रेजी? सिविक्स होता है, राइट, बहुत अच्छा, सिविक्स। सिविक्स, CIVICS, ये सिविक्स होता है। तो ये सिविक्स जो हुआ ये अंग्रेजी हुआ, और ये लिख दीजिए अंग्रेजी शब्द। आपकी कॉपी बननी चाहिए इस तरह से कि जी ललचे पढ़ने के लिए। कॉपी भी बढ़िया से बनाते जाइए, हम चेक करेंगे कॉपी को। सिविक्स, और माय डियर ये सिविक्स जो शब्द है इसका भी मूल शब्द है, जड़ जो है वो भी यूनानी शब्द ही है। यूनानी दो शब्द के मेल से ये बना है, दो शब्द यूनानी, या क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, ग्रीक शब्द कह सकते हैं। ये दोनों से बना है। क्या बोले थे? सिविस। ये कौन हुआ? सिविटास। ये दोनों ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ देख लीजिए क्या होता है। अर्थ, इसका अर्थ होता है मेरे डियर नागरिक होता है, और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है नगर राज। नगर राज अर्थात नगर राज्यों, नगर राज्य के निवासियों, निवासियों के अध्ययन नागरिक शास्त्र कहलाता है। अध्ययन नागरिक शास्त्र कहलाता है। हम लोग एक स्टेप जाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं उन पर बात करेंगे कि उसके पिता कौन है, क्या है, नहीं है। क्या करें स्टेप? चलिए सभी लोग एक पेज पर ऊपर में लिखिए फादर ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ये दोनों के पिता कौन है, क्या नहीं है, लिख दीजिए। फादर ऑफ इसका दोनों ने पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, ये चीज इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। माय डियर पॉलिटिकल साइंस के पिता ये जो आप देख रहे हैं यही थे। फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो देख रहे हैं यही थे, और इसका नाम था कौन, क्या? अरस्तु नाम है। इसका नाम अरस्तु है। अरस्तु साहब को पॉलिटिकल साइंस का पिता कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको पॉलिटिकल साइंस का पिता, वो भी जानना पड़ेगा कि आखिर इसको पॉलिटिकल साइंस का पिता क्यों कहता है। आवाज कम हुआ ना, देखे ही नहीं आप लोग भी, यहां पर कम था। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले राजनीतिक गतिविधि, शासन से संबंधित बातें, नागरिक के जीवन अधिकार इत्यादि से संबंधित बातों का अध्ययन करने वाले विषय को एक अलग विषय के रूप में इन्होंने ही पहचान बनाया था, इन्होंने ही पहचान दिया था। और हमने कल एक चीज बताए थे, आप लोगों को एक चीज बताएंगे हम, कि पॉलिटिकल साइंस के नाम पर पहली बुक जो छपी थी, पहली बुक जो लिखी गई थी, वो यही लिखे थे अरस्तु साहब। और उस बुक का नाम था पॉलिटिक्स, नाम था बुक का नाम था क्या? पॉलिटिक्स नाम था। ये अरस्तु साहब का एक बुक है जिसका नाम था पॉलिटिक्स। ये सबसे पहला बुक यही है, पॉलिटिक्स। और इसका लेखक कौन?
अरस्तु साहब, और इसी बुक में इन्होंने समाज के अलग तरह के शासन व्यवस्था, गठन, लोगों के अधिकार इत्यादि को वर्णन करते हुए दुनिया को एहसास करवाया कि नहीं, इन सब बातों के अध्ययन के लिए एक अलग विषय होनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस नाम का एक विषय का विकास होने लगा। और फिर आइए, विकास जब हो गया तब बीच में आया एक, इसके ही भक्त कहिए या इस विषय के ही भक्त कहिए, वो एक आया मैकियावेली। मैकियावेली साहब आए। देखिए, पहले अरस्तु के विषय में भरमूर जान लेते हैं कि अरस्तु एक बहुत बड़े विद्वान थे। और कहां के रहने वाले थे? अरस्तु कहां के रहने वाले? ये यूनानी थे। कहां के रहने वाले थे? रहने वाले कहां के? यूनान के रहने वाले थे। ये सब आप लोग को नोट करना चाहिए था, कर लीजिएगा बाद में। ये यूनान के रहने वाले थे। और इसका जन्म कहां हुआ था? कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में। कहां पर? अस्तागिरा। ये अस्तागिरा यूनान के ही एक शहर का नाम है। कहां के शहर का? यूनान का। यूनानी शहर है। और वहीं पर इसका जन्म हुआ था और बहुत बड़े विद्वान बने ये। मृत्यु कहां? 332 ईसा पूर्व में यूनान में ही इसकी मृत्यु हो गई है। और पूरे दुनिया को ये अलग पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है इन्होंने दिया है। अब आइए, अब बात करते हैं हम, लिखना भी है, लिख लीजिए, लिखिए नीचे में थोड़ा सा, तब और आगे बात करेंगे हम। देखिए पॉलिटिकल साइंस हम जो लिखा रहे हैं वो पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है क्योंकि सबसे पहले पॉलिटिक्स, सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द और विषय, पॉलिटिक्स शब्द और विषय का उपयोग अरस्तु साहब ने ही किए थे। नोट में लिख लीजिए, एक नोट में लिखिए। राजनीतिक शास्त्र की पहली पुस्तक का नाम, राजनीतिक शास्त्र की पहली पुस्तक का नाम, राजनीतिक शास्त्र की पहली पुस्तक का नाम, राजनीतिक शास्त्र की पहली पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स है, जिसका लेखक अरस्तु, जिसका लेखक कौन थे? अरस्तु थे। अब फिर नीचे में स्टार देके लिखिए, अरस्तु यूनान के विद्वान थे। अरस्तु यूनान के विद्वान थे। इसके गुरु प्लूटो थे। इसके गुरु कौन? प्लूटो थे। इसके गुरु प्लूटो थे। ऐसे लिखेगा प्लूटो, प्लेटो। हो गया? जन्म मृत्यु लिख लिए। और अब हम लोग चलते हैं, हाँ, अब हम लोग चलते हैं मैरियर, कि ये प्रारंभ में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स का न्यू रखा। मैंने कहा उसे एक अलग विषय के रूप में मान्यता दिलाने के लिए, जगह दिलाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। और फिर जाके बाद में पॉलिटिकल साइंस को विधिवत रूप से, सिस्टेमेटिक ढंग से सजाया मैकियावेली ने, जो इटली के, यूनान के रहने वाले नहीं थे, वो इटली के रहने वाले थे।
और उसका फोटो देख लीजिए, यही था, यही है फोटो। ये आपके देखिए मैकियावेली इसका नाम है। जो कहां के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। अर्थात आधुनिक जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जनक किसको माना जाते हैं? मैकियावेली। चलिए लिखिए यहां पर, आधुनिक आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन? मैकियावेली। अर्थात यही मैकियावेली थे। इन्होंने थोड़ा सा एक लाइन, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को व्यवस्थित किया। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को क्या किया? व्यवस्थित किया। अब इसका भी जन्म अगर लिखना है तो जन्म हुआ था 3 मई 1469 ईस्वी को इटली में। मृत्यु कब? 21 जून 1527 ईस्वी को। वहीं पर जन्म मृत्यु दोनों अगर लिख लीजिएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। तो आपने पॉलिटिकल साइंस का भी प्रारंभ कहां से हुआ, कैसे हुआ, वो सब जान गए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कहां पर? 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के जो हम एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस आपका अध्ययन करेंगे तो वह कैसे क्या है नहीं है वो बताने जा रहे हैं। अब हम आपके 6 से लेके कहां तक? 6 से लेके 12th तक का जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो 6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी हैं, इसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस, कौन? पॉलिटिकल साइंस। इसको बढ़िया सी पूरा ही लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। पॉलिटिकल साइंस सिक्स से 12 तक के एनसीईआरटी का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उस पर मैं छोटा सा चर्चा करने जा रहे हैं। अरे एक बार सुन लीजिएगा तब लिखिएगा आप लोग। अब थोड़ा सा सुन लीजिए। 6 से लेके 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उस बुक में जो लिखी हुई है, अभी भी अपने देश के अंदर एक पेज फंसा हुआ है, आपको शायद जानकारी होगा या नहीं होगा। 6, 7, 8, 6, 7 और 8 इन तीनों क्लास के कहीं पर तो न्यू बुक तो कहीं पर पुरानी बुक लागू है तो कहीं पर कुछ लागू है। क्योंकि 2020 ईस्वी में एनसीईआरटी ने नए तर्ज पर इन तीनों बुकों को, और सब बुक में थोड़ी बहुत संशोधन किया गया, लेकिन इन तीनों क्लास की बुक में 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास की बुक में काफी भारी संशोधन किया। और इन संशोधन के आधार पर भी बहुत सारे 6 का भी बुक आ गया, लगभग 7 के भी आ गए हैं कहीं कहीं पर, तो बुक आ गई है। और मैंने देखा कि तीनों क्लास की जो पुरानी वाली बुक है, न्यू वाली बुक है, भले ही शिक्षा पदाधिकारी या शिक्षा विभाग के द्वारा जो न्यू बुक छपी है तो वो बेटर कह रहा है, लेकिन पुरानी वाली बुक में भी बहुत कुछ है, उससे भी कंपेटिटिव पॉइंट बहुत है उसमें। तो हमने इन चीजों को देखते हुए आपके 6 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहे हैं तो सब तो न्यू बुक होगी ही, लेकिन 6, 7 और 8 इन तीनों का पुरानी बुक को भी हम शामिल किए। नई और पुरानी दोनों बुक पढ़ाएंगे। अर्थात आपका जो ये सिलेबस होगा मेरा, ताकि आपको जो हम पढ़ाएं तो पता चले कि हम कहां से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप वहां बुक भी लिख सकते हैं।
सबसे पहले तो मैं सिक्स का कौन पढ़ाएंगे, नया पुराना दोनों, अर्थात 6th 7th और 8th। ये जो बुक होगी इसका हम क्या करेंगे माय डियर, नया और पुराना दोनों बुक पढ़ाएंगे। नया नई और पुरानी दोनों। सिलेबस कर सकते हैं या बुक भी कर सकते हैं। सिलेबस या यहां पर बुक भी लिख दीजिए, बुक नई और पुरानी दोनों, सिलेबस या क्या लिखे हमने, बुक, ये पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपका अगला चलिए बच गया कौन, 9th 10th 11th और 12th। ये जो होगी माय डियर, इसका सिर्फ हम कौन पढ़ाएंगे, न्यू वाले, नई बुक या नई सिलेबस होगी इसकी, नई सिलेबस या कौन, बुक। ये मेरा पैटर्न रहेगा, 6th 7th 8th नई और पुरानी दोनों सिलेबस या बुक, 9th 10th 11th 12th नई सिलेबस पढ़ाएंगे। ये समय आज कम है, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। आप विषय वस्तु पर आ चुके हैं। आपके पास अगर बुक ये होगी तो ठीक है, नहीं अगर आप अवेलेबल हैं तो ये बुक अवेलेबल करा सकते हैं। आप अध्ययन करके कल आ सकते हैं। कल हम बताएंगे कल कि कैसे क्या, कौन चैप्टर क्या है नहीं है, कैसे क्या है। हम अपने आधार से भी कुछ इकाई बनाए हैं, कुछ चैप्टर को एक साथ कर किए हैं। भले ही मैंने कल बताया था आप लोगों को कि एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक के हर एक लाइन और हर एक टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। और इस तरह से जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपका यूपीएससी, पीडी, बीपीएससी एवं अदर एग्जाम जो भी हैं, जो एनसीईआरटी को अधिक से अधिक टच करते हैं, एनसीईआरटी से अधिक क्वेश्चन उठाते हैं, उसके एक भी क्वेश्चन आपके इस ऊपी से या आपके इस तैयारी से बाहर नहीं जाएगी। मैं उसी तरह से सारे डिजाइन कर रहा हूं सिलेबस को। शायद अभी तक ने आपने देखे कि 2 दिन क्लास 3 दिन किए हैं, तो मैंने किस चीज पर जा रहा हूँ, बारीकी से जा रहा हूँ हर चीज पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा भी लगता होगा। और आपको लगेगा कि ज्यादा टाइम लग जाएगा सिलेबस में, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग को बीच में कुछ बात इधर उधर टाइम ही निकल करना है। अपने विषय वस्तु पर उसी को नमड़ाएंगे, इसी को नमड़ाएंगे, बात को काहे नमड़ाएंगे, इसी को इतना इजी कर देंगे आपको। और बात करने के बाद कब करने की जरूरत महसूस होती है, जब कोई क्लिष्ट शब्द आ गया, क्लिष्ट बातें आ गई और वह आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो बात देके समझाना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। जब उसी को हम और इजी करके हम एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी नहीं, हम लोग का टाइम बीच में खराब होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर नेक्स्ट कल हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपके पास ये बुक होगी। आप वैसे 6th क्लास का कल सिलेबस है मेरा। 6th क्लास के जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर, खासकर पहला चैप्टर को कल हम लोग समाप्त करेंगे, यही समझिए पहला चैप्टर को। तो 6th क्लास की जो पुरानी वाली बुक होगी आपकी पहला चैप्टर, तो एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, तब और समझ में आएगा। नहीं होगा तो 1 दिन में बुक ले लीजिएगा, बढ़िया बात है। एनसीईआरटी का पुरानी बुक मिलती है, अभी भी मार्केट में भी मिलती है पुरानी बुक। चलो मेरे, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं कल 6th क्लास के पहला चैप्टर के पुरानी बुक के साथ।